गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत करता हूं। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, मौलिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार, जिसे आप मूल अधिकार भी कहते हैं या यही फंडामेंटल राइट्स भी कहलाता है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज? मौलिक अधिकार पढ़ना है। इसमें हमने एक लेक्चर पहले भी लिया है और उसमें हमने बताया था कि इसे हम दो सेक्शंस में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा इसका इतिहास, हिस्ट्री, ठीक। इतिहास हमने पढ़ लिया अपने पहले लेक्चर में, ये सेक्शन खत्म हुआ। हमें आज पढ़ना है कि मौलिक अधिकार में जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, वो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, इसमें क्या क्या प्रोविजन है, कहां से कहां तक है, संविधान के किस भाग में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, और उसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां पर है? भाग 3 में है। कहां पे है? पार्ट 3 में। आपका फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है? पार्ट 3 में है। और आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो हम लोग आज एक एक आर्टिकल्स पे जो है डिस्कस करेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान बताया गया है और क्या है मौलिक अधिकारों में, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहां ये क्वेश्चन बार बार बना हुआ है और आने वाले समय में भी बनता रहेगा कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो पहली बात यह है भाग 3 में, ठीक। तो यहां पर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, तो इसके पहले काफी कुछ डिस्कस हो चुका है कि ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से कॉपी किए हैं, अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं, और कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आते हैं कि भाग 3 में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लागू हुआ, तो कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। और इन मौलिक अधिकारों की संख्या आज कितनी है? आज अगर देखा जाए वर्तमान में, तो ये हो गई है 6। तो एक कौन सा मौलिक अधिकार है और कब हटाया गया और क्यों हटाया गया, इसके पीछे भी कारण है। ये जो 6 मौलिक अधिकार हुए, एक मौलिक अधिकार यहां से माइनस किया गया और वो है संपत्ति का अधिकार, ठीक। क्या है? संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट जो है, ये खत्म किया गया। और इस संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाया गया 1978 में। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन है? संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहेंगे आप उसे। वो किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन रहा वो। और कब हुआ? 1978 में। तो संशोधन करके क्या किया गया? इसे समाप्त कर दिया गया या कहीं और पर अंतर स्थापित किया गया, कहीं और पर स्टेबल किया गया? तो यह समाप्त नहीं किया गया, बल्कि उसे भाग 3 से हटाया गया। आर्टिकल जो है 12 से 35 के बीच में जो था, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो था, आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31, यहां से हटाया गया और इसे ले जाकर के आर्टिकल 300, कहां? आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बनाया गया इसे, ठीक। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये क्या हो गया? अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर के संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? ये लीगल राइट या कानूनी अधिकार। और कब बनाया गया? 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, तो अब कितने मौलिक अधिकार बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे, ठीक। 6 मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं और किस किस आर्टिकल में है? तो हम लोग एक एक आर्टिकल की चर्चा करेंगे यहां से, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 12 की। किसकी? आर्टिकल 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या है और क्या बताया गया है, ठीक। तो पहली बात तो हम आपको ये बता दें
कि ये जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स आपको राज्य के विरुद्ध मिले हैं। मतलब राज्य इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट, या सरकार के साथ उसके सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, सभी विभाग हैं, सभी अभिकरण हैं, मतलब सरकार या राज्य के विरुद्ध। पार्लियामेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के सारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, मतलब कहने का कि ये राज्य के विरुद्ध आपके मौलिक अधिकारों को राज्य के विरुद्ध इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों का हनन राज्य ही कर सकता है। ठीक, तो राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है, इसीलिए इसमें यह संविधान निर्माताओं ने पहले ही प्रावधान किया है कि यह मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। तो राज्य किसे कहेंगे, स्टेट किसे कहते हैं, राज्य किसे कहा जाएगा, इसकी परिभाषा बताई गई है। किसमें इसकी परिभाषा बताई गई है? आर्टिकल 12 में, कि राज्य किसे कहे। क्योंकि राज्य शब्द जब आता है तो हम लोग कॉमन से सोच रखते हैं राज्य का मतलब होता है जैसे यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, ये सब राज्य के सेंस में हम लेते हैं। लेकिन यहां राज्य का मतलब है कि राज्य का मतलब आपकी संसद, सरकार और इसके साथ साथ संसद और सरकार से जुड़े हुए सभी विभाग, लगभग सारे विभाग इसमें सम्मिलित हैं। मतलब गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट भी इसमें ऐड है, मंत्रालय भी ऐड है, केंद्र की सरकार ऐड है। ठीक, ये केंद्र की भी सरकार के संदर्भ में है और राज्य की सरकार के भी संदर्भ में है। राज्य की पार्लियामेंट या राज्य की विधानमंडल या राज्य की विधायिका, तो यहां पर टोटल चीजों को ऐड किया गया है। तो राज्य की परिभाषा इसके अंतर्गत बताई गई है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। क्लियर? आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। ओके, आते हैं अगले अनुच्छेद में। अनुच्छेद 12 के बाद आता है अनुच्छेद 13। ठीक, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 किसकी बात करता है? आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा। तो यह मूर्तः आर्टिकल 13 माना जाता है कि यह संरक्षक है। क्या है? प्रोटेक्शन जो है देता है प्रोटेक्शन। तो संरक्षक किसका है? यह संरक्षक है मौलिक अधिकारों का। तो मौलिक अधिकार कैसे आप अपने बचाएंगे, कौन सा तरीका होगा, यह बताया गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी संस्था है या कौन सी ऐसी बॉडी होगी गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट से अलग, जो आपके फंडामेंटल राइट्स जब ट्रिक किए जाएंगे, किल किए जाएंगे, तो कैसे आप उसे बचाएंगे। कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक होगा, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का जिम्मा किसका होगा। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 13 में। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि न्यायपालिका, कौन? न्यायपालिका, जुडिशियरी, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट भी आएगा और हाई कोर्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट भी होगा और हाई कोर्ट भी होगा। ये आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक होंगे। क्या होंगे? प्राय बार बार प्रश्न बना है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, आपकी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का सहारा लेती है आपके मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद 226 का सहारा लेती है। और इसके बदौलत, इसका उपयोग करके ये क्या करते हैं? ये रिट जारी करते हैं। रिट का मतलब एक ऐसा आदेश जो न्यायपालिका द्वारा जारी किया गया है। इन रिटों के माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों की संरक्षा करते हैं। ओके, तो जल्दी से इस पूरे उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 के बाद, क्योंकि वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या है वो 14 से स्टार्ट होती है और 32 तक जाती है, जो मूल मौलिक अधिकार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक, तो एक बार मैं पूरा फिर से रिवीजन करता हूं कि भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 26 जनवरी 1950 को जब मौलिक अधिकार या संविधान लागू हुआ तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, और इसमें से एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, और इसे हटाकर क्या बना दिया गया है? ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत है। तो आज मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई 6, और ये 6 मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, स्टेट की परिभाषा बताई गई है, कौन कौन
हैं जो राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे। और आर्टिकल 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों की संरक्षा या मौलिक अधिकारों को डिफेंड कौन करेगा, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत इसको डिफेंड करते हैं अपने रिट्स के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कंटिन्यू दैट। तो अभी मैंने क्या बताया कि 6 मौलिक अधिकार हैं आपके पास। तो 6 मौलिक अधिकार जो आपके पास हैं वो कौन कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकार, सबसे पहले हम इन 6 मौलिक अधिकारों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद एक एक। ठीक, तो पहला मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 14 से, क्योंकि 12-13 आपने पहले ही पढ़ लिया है, तो 14 से लेकर के 18 आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक है, वो है कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसे आप कहेंगे राइट टू इक्वलिटी। क्या कहेंगे? राइट टू इक्वलिटी। ठीक, दूसरा आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ठीक, कहां से? आर्टिकल, पहला आपका है कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। दूसरा है आर्टिकल 19 से 22 तक, और इसको क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहा जाएगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये है। और आपको मिला है अनुच्छेद 19 से 22 तक, राइट टू फ्रीडम कहते हैं इसे। क्या कहेंगे? राइट टू फ्रीडम। और तीसरा है आपका मौलिक अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24 में बताया गया है, इसे आप कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या कहेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं आप इसे। और चौथा आपका मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद कहां से? आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है कहां से कहां तक? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है, और इसे आप कहेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक, ये क्या है? रिलीजियंस का फ्रीडम है। और इसके बाद पांचवा मौलिक अधिकार आएगा आपका आर्टिकल 29 एंड 30, अनुच्छेद 29 और 30 में। और इस 29-30 में दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कैसा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। ठीक, शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट में छठा मौलिक अधिकार, इसे आप क्या कहेंगे? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और लास्ट में जो आपका आर्टिकल 32 में है, और ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जो 6 मौलिक अधिकार आज आपके पास से बचे हुए हैं, ये है आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक,
29 से 30 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार और अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान समय में यही 6 मौलिक अधिकार आपके पास है। तो हम लोग इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे कि 14 में क्या है। जैसे विधि के समक्ष समानता, ठीक, इक्वलिटी अगेंस्ट लॉ। तो ये क्या है? विधि के समक्ष समानता किसे कहते हैं? 15 में क्या है? धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, निवास स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 स्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। तो हम लोग इसी मुद्दे पर एक एक आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे। तो पहले इन 6 मौलिक अधिकारों को एक बार री अगेन मैं कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेकर 28 ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 संस्कृत शिक्षा और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप पर चलेंगे। पहले समानता के अधिकार जो 5 आर्टिकल हैं इस पे चर्चा करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18 पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग। ठीक, राइट टू इक्वलिटी, क्लियर? राइट टू इक्वलिटी जो 14 से 18 तक बताई गई है। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या है? आर्टिकल 14 पहले आते हैं इसमें। आर्टिकल 14 में आर्टिकल 14 या 14 इसमें है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब इसका क्या हुआ? ठीक, विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून की नजर में सब लोग बराबर है। मतलब कानून दो अलग अलग, विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून। विधि के समक्ष समानता में बताया गया है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा जाता है इसे। लॉ, यहां कानून के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लॉ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कानून के सामने, ठीक, क्या है? कानून के बिफोर क्या है? सब लोग इक्वल है, इन द सेंस कि कानून दो लोगों में भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पद प्रतिष्ठा पर विद्यमान है, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, राजनेता है, राजनीतिक है, या कोई कलेक्टर है, और इन दोनों में से किसी से भी कोई अपराध होता है, एक सामान्य नागरिक या कोई राजनीतिक या प्रशासनिक पद प्रतिष्ठा पर विद्यमान, या कोई न्यायाधीश ही कोई ऐसा कृत्य करता है जो विधि के नियमों का उल्लंघन करता हो, क्या कर रहा हो? कानून का उल्लंघन कर रहा हो, तो कानून उसे किसी प्रकार की वेटेज नहीं देगा, वरीयता नहीं देगा, बल्कि क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा कि कानून के समक्ष दोनों ने अगर एक समान अपराध किए तो कानून दोनों को एक समान सजा भी देगा। क्लियर? तो विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के नजर में, विधि के नजर में दो परस्पर व्यक्ति चाहे वो कितना भी सामाजिक अंतर रखते हो, सब लोग बराबर हैं। क्लियर? आगे आते हैं अनुच्छेद 15 पे, आर्टिकल 15 की बात करेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 15 में बताया गया है धर्म, क्या? धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक, कास्ट, या निवास स्थान, कहां? निवास स्थान के आधार पर, इनके आधार पर भेदभाव, क्या? भेदभाव पर रोक, क्या है? भेदभाव पर रोक लगाई गई। मतलब कि समाज में तमाम धर्म के लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पिताजी या दादाजी या उनका वंशज, जिनका पूर्वज किसी अच्छे कामों में रत रहा या बुरे कामों में रत रहा। जाति, भाई भारतीय समाज जो है जाति आधारित स्थापित है, और कोई व्यक्ति यूपी का रहने वाला, कोई एमपी का रहने वाला, कोई बिहार का रहने वाला, कोई कहीं और का रहने वाला, कश्मीर का रहने वाला। तो इस आधार पर भारत की सरकारें या कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर? तो क्या बताया गया है? रिलीजन के आधार पर, आपके सेंसस के आधार पर, आपकी कास्ट के आधार पर, और आपकी लिविंग कंडीशन के आधार पर कोई भी डिफरेंस नहीं किया जा सकता। ठीक, जैसे आप एमपी गए और एमपी में जबलपुर स्टेशन पे चढ़ रहे हैं ट्रेन में, तो कोई भी व्यक्ति आपको इस आधार पर ट्रेन में चढ़ने से नहीं रोक सकता कि आप मध्य प्रदेश या जबलपुर के निवासी नहीं है।
उस ट्रेन पर, उस सार्वजनिक संपत्ति पर जितना अधिकार किसी दूसरे का है उतना ही अधिकार आपका भी है। ठीक, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी स्थिति में आपके साथ जाति आधारित, ठीक, या मूल वंश आधारित एक सब छूट गया है। इसमें निवास स्थान के साथ साथ लिंग भी होगा, मतलब स्त्री या पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और शायद इसी के आधार पर अनुच्छेद 15 के ही अनुपालन में सबरीमाला मंदिर विवाद में रहा, महिलाओं के प्रवेश पर वहां प्रतिबंध रहा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसी लैंगिक भेदभाव के आधार पर उसे चैलेंज किया गया और महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिली, क्योंकि लैंगिक आधार पर महिलाओं और पुरुषों में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, इसमें क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है? अवसर, अवसर की समानता की बात हो रही है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसका मतलब होगा लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या कहेंगे इसे आप? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है इसे। लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो लोक नियोजन का मतलब सरकारी नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है, इसका मतलब है सरकारी नियोजन। लोक का मतलब है सरकारी नियोजन। तो सरकार जब कोई भी प्लान करेगी या कोई नियोजन करेगी इमीडिएट सरकारी नौकरी में, या किसी भी प्रकार का कोई प्लानिंग सरकार की है जिसका लाभ जनता को मिलना है, तो सरकार जब भी कोई नियोजन करेगी, कोई प्लान करेगी, तो हर व्यक्ति को वहां बराबर अवसर मिलेगा। मतलब वहां पद प्रतिष्ठा या किसी अन्य प्रकार से किसी को लाभान्वित अलग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। तो सभी व्यक्ति यहां क्या हैं? समान हैं, इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है। तो सरकारी नियोजन में मतलब अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बेटे को भी संघ लोक सेवा आयोग की सेवा में आना है, मतलब आईएएस बनना है, तो उसे भी वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो कार्य आपको करने पड़े हैं। यदि कोई किसी बच्चे को रेलवे में क्वालिफाई करना है, वह रेलवे के चेयरमैन का खुद का बेटा क्यों ना हो, वह बिना एग्जाम के, बिना प्रोसेस को फॉलो किए वह सेलेक्ट नहीं हो सकता। उसे पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो अलग इशू है कि लोग भारतीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं अंदर बाहर से जुगाड़ लगाते हैं, तो खैर अब तो मान लीजिए उन सारी चीजों में प्रतिबंध लगा सा दिखाई देता है, वो दूसरा मुद्दा है, वो व्यवहारिक पहलू है। सैद्धांतिक पहलू की बात करें जो संविधान में बताया गया है, तो कोई किसी पद प्रतिष्ठा पर रहे, यहां पर सरकारी नियोजन में किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ नहीं ले सकता। ठीक, आगे आते हैं आर्टिकल 70। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 70 क्या है ऐसा? आर्टिकल 70 में, आर्टिकल 70 में क्या है, कोई बताएगा? तो आर्टिकल 70 बताता है अस्पृश्यता का अंत। क्या बताएगा ये? अस्पृश्यता का अंत। ठीक, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जिसे आप कहते हैं। क्या है ये? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का क्या मतलब है? छुआछूत। तो अनटचेबिलिटी की बात हो रही है यहां पे। तो अस्पृश्यता का, देखिए अभी भी हम लोग जब पुरानी फिल्में वगैरह देखते हैं, ठीक, अस्पृश्यता का मतलब एब्रिविएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी की बात हो रही है यहां पे। हम लोग अभी भी पुराने फिल्में देखते हैं तो प्रायः देखने को मिलता है कि इस कुएं से सिर्फ यही लोग पानी भर सकते हैं, मतलब स्पेशलाइज है उनके लिए कुआं। अगर उस पर किसी निम्न जाति का व्यक्ति आया है और पानी भर रहा है तो उसके लिए वह कुआं अलाउ नहीं होता था, या इस मंदिर में इस वर्ग के लोग नहीं जा सकते। तो प्रायः समाज जो है जाति आधारित जब विभाजित होता है तो निम्न और उच्च वर्ग की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, जैसा कि समाज में देखने को मिलती रही हैं। दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट रहे। तो संविधान बनाने वाले लोगों के नजरिए में भी ये चीज थी कि कहीं ना कहीं यह भारत में एक गलत परंपरा है कि छुआछूत की भावना है कि अगर इसने छू दिया तो हम इस रास्ते पे नहीं जाएंगे, या कपड़ा नहीं पहन सकते, या खाना नहीं खा सकते। या बेसिकली इसका उपयोग क्या है? मूलतः इसका उपयोग है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी विभाग में किसी पद पे पोस्ट है और वह इस बात को डिनाई करता कि नहीं, इस जाति के
व्यक्ति के साथ हम काम नहीं कर सकते, तो अनुच्छेद 17 के आधार पर वह अपराधी हो सकता है, वह क्लेम किया जा सकता है कि जी नहीं, आपको उस व्यक्ति के साथ काम करना ही होगा, क्योंकि भारत में क्या बनाया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत प्रतिबंधित है। ओके, आगे चलते हैं आर्टिकल 18 पर। कहां पर? आर्टिकल 18। ये क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक, उपाधियों का अंत मतलब टाइटल का। ठीक, आप उपाधियों के अंत की जब बात करते हैं तो टाइटल की बात करते हैं, टाइटल मतलब एब्सोल्यूशन ऑफ टाइटल, तो आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। मतलब देखिए, एक तरफ तो हम अनुच्छेद 14 में बात कर रहे हैं कि विधि के समक्ष समानता है, तो जब विधि के समक्ष समानता होगी, कानून के नजर में सब लोग बराबर हैं, तो किस ये उपाधियां अगर दी जाएंगी, अगर कानून के नजर में सब लोग बराबर हैं और उपाधियां भी दी जा रही हैं, तो उपाधियां तो व्यक्ति को समाज से अलग स्थान देती हैं, वह अलग हो जाएगा, थोड़ा सा उसका कैडर ऊपर हो जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा इंडियन नेशनल मूवमेंट में चलिए, गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली, तो कैसरे हिंद की उपाधि का मतलब था कि वो समाज में उस स्थिति में थी। राय बहादुर की उपाधियां या क्या बोलते हैं, इस प्रकार की तमाम उपाधियां लोगों को मिलती रही। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो लोगों को ये उपाधियां इसलिए मिलती थी कि वो समाज में सम्मानित हैं, समाज में उनका वर्ग विशेष है, उनका एक उनकी कैटेगरी है, इस प्रकार की उपाधियों की व्यवस्था थी। लेकिन संविधान निर्माताओं को यह बात अच्छे से पता थी कि अगर इस प्रकार की उपाधियां रखी जाएंगी तो समाज में इस अनुच्छेद 14 का अनुपालन थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अनुच्छेद 14 क्या होगा, ये कहीं ना कहीं बार बार स्क्रैच करेगा, आप इसका विरोध करेंगे, इस आधार पर चैलेंज किया जा सकता है। तो विधि का एक तो विधि के समक्ष समानता और ऊपर से उपाधियों का अंत, इसीलिए किया गया, उपाधियों का अंत किया गया कि इस समाज में सभी लोग बराबर बने रहे। लेकिन इसका कुछ अपवाद देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ है इस अनुच्छेद का कुछ अपवाद है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन इनका अपवाद माना गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से किसी प्रकार की उपाधियां पाने के लिए नॉमिनाइज हुआ है और उसे अधिकृत किया गया है, तो इसके लिए सरकार से परमिशन की आवश्यकता होती है। तो कोई भी व्यक्ति यहां उपाधियों को धारण नहीं कर सकता, उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये रहा 6 मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार जिसे आप कहेंगे क्या, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, 14 से लेकर 18 तक की बात, विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति, निवास स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव से रोक, और लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। ठीक, तो विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूल, जाति और लोक नियोजन, अस्पृश्यता और उपाधियों का। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ, एक मौलिक अधिकार आपका यहां पर कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं अब अगले मौलिक अधिकार में, जो है अनुच्छेद 19 से 22। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहां पे हम लोग पहुंचे, आर्टिकल 19 से 22। 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि राइट टू फ्रीडम। क्या है, राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है। तो इसमें हम पहले बता दें कि अनुच्छेद 19 के तहत कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। 19 फर्स्ट में कुल कितनी स्वतंत्रताएं थी, 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। ठीक, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक स्वतंत्रता जो 19 फर्स्ट एफ में थी, या इसे आप क्या कह सकते हैं, च भी कह सकते हैं, चाहे इसे एफ लिखिए और चाहे च लिखिए। 19 फर्स्ट च या एफ, इसमें दिया गया था संपत्ति अर्जन, संपत्ति धारण का अधिकार। तो इसे अब यहां से निकाल दिया गया। इसे कहां पर ले गए, आप इसे ले गए आर्टिकल 300A में। अब ये हो गया कानूनी अधिकार।
ठीक, तो अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19F को निकाला गया। लेकिन अब इसके निकलने के बाद वर्तमान समय में आर्टिकल 19 में 6 मौलिक अधिकार बने हुए हैं इसके अंतर्गत। तो 19A में जो 19 फर्स्ट में 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। वो बचे कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 बचे हुए हैं। इसे निकाला गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक, वो था 300 में शामिल किया गया। तो हम लोग आते हैं जो वर्तमान में आपके पास 19A में मौलिक अधिकार हैं। तो पहला मौलिक अधिकार क्या है? पहला मौलिक अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति का और वाक का मतलब है राइट टू स्पीच। क्या है? राइट टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कह लें इसे। क्या है? स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको बोलने की आजादी है। बोलने की आजादी का ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करिए जिससे किसी के मान सम्मान या प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की जो है हानि हो, तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। बट यहां बोलने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको अपने विचार व्यक्त करने की पूरी तरह से आजादी है। और इसी के तहत किसको स्वतंत्रता मिली है? प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि मीडिया के लोग जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मीडिया के लोग किस मौलिक अधिकार से सवाल उठा रहे हैं? क्या अधिकार उनको मिला है? वो यही है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। मतलब आपको सरकार की आलोचना करने, सरकार की नीतियों की आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि आपको संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत, 19 फर्स्ट के तहत क्या मिला हुआ है? 19A के तहत मिला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरे पे आते हैं, अनुच्छेद 19A फर्स्ट का दूसरा, इसमें है सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। क्या है ये? सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सभा या सम्मेलन, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो सभा या सम्मेलन का मतलब है कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करना या किसी प्रकार की कोई सभा करना। ठीक, सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ मीटिंग एंड असेंबली। मीटिंग बुलाना या असेंबली बुलाना, जैसे अभी चुनाव का माहौल है तो तमाम जगह पे राजनीतिक सभाएं हो रही हैं, तो ये नेता लोगों को राजनीतिक सभाएं करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 19 के तहत है। किसके तहत है? अनुच्छेद 19 के तहत है सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने की है कि कोई भी सभा या सम्मेलन हथियार बंद नहीं हो सकती। मतलब विथ वेपन नहीं, विदाउट वेपन। मतलब समझ में आया कि बिना हथियारों के शांतिपूर्वक 100 लोग मिलकर एक सभा करिए और तोड़फोड़ करिए, ये मौलिक अधिकार आपको नहीं है। आपको मौलिक अधिकार क्या प्राप्त है कि आप कहीं भी एकत्र होकर के सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, सरकार का समर्थन कर सकते हैं, या जो आप अपनी संगोष्ठी, जो विचार, अध्ययन, अध्यापन, किसी प्रकार का भी काम या धार्मिक सम्मेलन ये कर सकते हैं। मतलब आपको सम्मेलन करने की, सभा करने की स्वतंत्रता है, बट वहां नियम है कि हथियार बंद नहीं हो सकते। लेकिन यहां एक अपवाद, उसे अपवाद नहीं बल्कि छूट माना जाए, सिख समुदाय में कृपाण धारण करना, यह धार्मिक स्वतंत्रता है, उसे यहां पर सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक, तो उसे इससे जोड़ के नहीं देखेंगे। तो सभा और सम्मेलन की बात हो गई। आगे चलते हैं संगठन या संघ बनाने की। तीसरे में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। देखिए इसे क्यों दी गई है? प्रायः देखा जाता है कि ये प्रकृति का नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो समाज में जो बड़े बड़े दानव टाइप के लोग हैं, वो कभी कभी अपने अधीनस्थों का शोषण करते हैं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था बना के रखी कि भाई बड़े अधिक लोग किसी एक छोटे व्यक्ति को खा सकते हैं, लेकिन छोटे लोगों के समूह को तो नहीं खा सकते ना। जब वो सामूहिक रहेंगे, एकत्र रहेंगे, तो उनको नहीं खा सकते।
उनका जो है शोषण नहीं कर सकते। इसीलिए बनाया गया कि व्यक्ति को संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप व्यक्तिगत तौर पे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन सामूहिक होकर के तो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए क्या बनाया गया, अनुच्छेद 19 में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, और चौथा इसका है घूमने फिरने की स्वतंत्रता। क्या है इसे? घूमने फिरने मतलब संचरण। संचरण का मतलब होता है घूमना। ठीक, घूमना, संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता। ठीक, तो संचरण की स्वतंत्रता निर्बाध, निर्बाध मतलब बिना बाधा के, बिना रोक टोक के, बिना रुकावट के, तो राइट टू मूव कहा जाएगा इसे। ठीक, क्या कहते हैं? राइट टू मूव। संचरण मतलब घूमना, मतलब मूव करना। तो आपको संचरण की स्वतंत्रता, आप चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के किसी भी समय घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में जा सकते हैं। हाँ, ठीक, तो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अगर स्थितियां समाज हित के विरुद्ध हो चुकी हैं, राष्ट्रद्रोह जैसी स्थितियां बन रही हैं, या किसी प्रकार के आपातकाल की घोषणा है, या धारा 144 लगाई गई है, या सैन्य व्यवस्था मार्शल लॉ लागू की गई है, तो वहां पर ये मौलिक अधिकार प्रवृत्त नहीं होते। वहां पर कुछ और व्यवस्था है, उसे आगे हम बताएंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में 19(4) के तहत क्या है? 19(4) में है, 19 फर्स्ट 4 में है घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसे आप 19 फर्स्ट ए भी कह सकते हैं, 19 फर्स्ट बी है ये, 19 फर्स्ट सी है ये, 19 फर्स्ट डी, तो 19 फर्स्ट ई आएगा। ठीक, 19 फर्स्ट ई ये 5वां है आपका। और इसमें क्या है? निवास की स्वतंत्रता। क्या है? निवास। निवास मतलब आवास की स्वतंत्रता। तो अगर आप निवास की बात करें तो आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं। ठीक, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो अपवाद है जम्मू कश्मीर। आप भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। आप वहां पर परमानेंट, अस्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकार का निवास करें, कोई किसी भी कानून के आधार पर, किसी भी सरकार के द्वारा आपके इस अधिकार को नहीं रोका जा सकता। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, जी नहीं, आप भारत के किसी कोने के हो तो किसी भी कोने में रह सकते। लेकिन यहां अपवाद क्या है? यहां अपवाद है J&K, जम्मू और कश्मीर। क्या है? जम्मू और कश्मीर इसका अपवाद है। ठीक है, ओके, तो ये 5 हो गए। मैंने बताया था एक निकाल दिया गया, वो था ई के बाद एफ। एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जन करने, संपत्ति धारण करने और संपत्ति व्यय करने का अधिकार। मतलब किसी भी तरीके से पैसा कमाइए, कितना भी कमाइए और कितना भी व्यय करिए। तो इसका लोगों ने दुरुपयोग करना जब शुरू किया और इसकी गलत व्याख्या होने लगी, तो इसे विधि के अंतर्गत लाया गया कि आप लीगल पैसा कमा सकते हैं, इनलीगल नहीं, और लीगल पैसा ही आप धारण कर सकते हैं। इसलिए इसे यहां से निकाला गया और आपका छठा जो बन गया वो क्या हो गया? छठा मतलब ई के बाद एफ निकाला गया, छठा आपका जी बन गया। ये कौन सा मौलिक अधिकार है? ये है व्यापार या वृत्ति या जीविका। क्या? व्यापार, वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है पेशा, या जीविका। व्यापार, वृत्ति या जीविका। क्या है? व्यापार, वृत्ति या जीविका चुनने का अधिकार। तो आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। मतलब आप जैसे आप एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था आपको नहीं रोकती यहाँ कि आपने बीटेक किया हुआ है तो ये फॉर्म क्यों अप्लाई किया है, या आपने पीएचडी किया हुआ है तो ये फॉर्म क्यों अप्लाई किया है। आपको स्वतंत्रता है कि आप कोई भी व्यवसाय चुनिए, कोई भी व्यापार चुनिए। आप नाई की दुकान क्यों खोले हैं, आपने कपड़े की दुकान क्यों खोली है, आप सिलाई क्यों करते हैं, इस आधार पर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपको अपने मन का व्यापार, अपने मन का पेशा और अपने मन के जीविका का साधन चुनने का अधिकार है। तो फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, इसे कहा जाएगा कि फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी प्रकार के व्यवसाय ऑक्यूपेशन को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये रहा अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत आपको जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उसको मैं आर्टिकल वाइज कंफर्म कर देता हूं।
ये 19 फर्स्ट ए है, ये 19 फर्स्ट बी है, ये 19 फर्स्ट सी है, ये 19 फर्स्ट डी है, ये 19 फर्स्ट ई है और 19 फर्स्ट एफ निकाला गया, ये जी है। क्लियर? इसे आप क ख ग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी 19 फर्स्ट का भी पूछा जाता है तो कोई अंतर नहीं, क ख ग घ ङ च निकाला गया और 6। ओके, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसे हटाते हैं, हम आगे चलते हैं अनुच्छेद 20 पर। क्या है अनुच्छेद 20 में? ओके, आर्टिकल 20। क्या बात कर रहे हैं आप कहां पे? आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, कोई बता सकता है? अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या है? दोष सिद्ध, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का मतलब है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्वेंशन। ठीक, क्या है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध कर चुका है या अपराध में संलिप्त है या इसकी आशंका है, तो कुछ बातें यहाँ संविधान द्वारा ऐसे लोगों के विषय में बनाई गई हैं कि जिसपे राज्य उन पर जबरदस्ती आरोप न थोप सके। तो जब तक व्यक्ति के ऊपर अपराध नहीं साबित होता है या अपराध साबित हो जाता है, तो कुछ बातें यहाँ कन्फर्म की गई हैं। वो ये, पहली बात कि एक व्यक्ति यदि एक ही अपराध किया है तो उसे एक ही बार सजा दी जाए। मतलब एक व्यक्ति यदि अपराध किया है तो उसे उस अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार सजा दी जा सकती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि यदि व्यक्ति अपराध किया है तो उसे स्वयं के विरुद्ध ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या है? कि उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और तीसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि व्यक्ति अपराध किया है और उसका अपराध कबूल मतलब जाहिर भी हुआ, उसका अपराध जो है न्यायालय के सामने प्रकट भी हुआ, तो ऐसी स्थिति में जिस समय उसने अपराध किया था उसी समय जो कानून उस अपराध के लिए था उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है। एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं कि मान लीजिए 2019 में मैंने कोई अपराध किया और उसमें 6 माह की सजा का प्रावधान है, भारतीय न्यायपालिका है, मुकदमे लेट चलते हैं। ठीक, और 2022 में इस अपराध का निर्णय हुआ और 2022 में उस अपराध की सजा 6 माह से बढ़कर 1 वर्ष हो चुकी थी। तो मुझे उस अपराध के लिए 1 वर्ष की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस समय मुझसे वह अपराध हुआ है उस समय 6 माह का प्रावधान था, तो मुझे 6 माह की ही सजा मिलेगी। क्लियर? तो जिस समय अपराध हुआ है उस समय उस अपराध के लिए क्या सजा है उसी के तहत सजा दी जा सकती है। ओके, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 20 हो गया दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 पे आते हैं। ठीक, यह सबसे छोटा मौलिक अधिकार देखने में लगता है, बड़ी विडंबना है इस मौलिक अधिकार की। आर्टिकल 21 इसमें लिखा है, क्या लिखा है अनुच्छेद 21 में, कोई बता सकता है? अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण क्या लिखा है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, एक मिनट, क्या है अनुच्छेद 21 में? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण का मतलब क्या है? आपको जीवन का अधिकार है। इसके द्वारा आपको क्या मिला है? जीवन जीने का अधिकार।
यहाँ कतई इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने जीवन का अधिकार है कि जब तक चाहे जिए और जब चाहे निपटा लें। जी नहीं, कतई नहीं, इस बारे में ख्याल भी मत लाइएगा। अन्यथा एक तो मरने की कोशिश, ऊपर से उस कोशिश के लिए भी सजा का प्रावधान है। यदि आपने ऐसा कोई प्रयास किया तो बिना काम के सजा की व्यवस्था आप बना बैठेंगे। ठीक, तो जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने इनका मतलब क्या है? जीवन जीने के लिए देखिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है, मूलभूत चीजों की आवश्यकता पड़ती है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिकली हर आदमी जानता है, इसे बताने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं। तो जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक, जल चाहिए। इनके अभाव में जीवन संभव नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के कृत्य से आपकी हवा प्रदूषित हो रही है जिससे आपके जीवन को खतरा है, यदि किसी व्यक्ति के कृत्य से जल प्रदूषित हो रहा है जिस जल का उपयोग आप भी करते हैं, उससे आपके जीवन को खतरा है। मतलब ये ऐसे तमाम जो मैटर्स हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको जीवन जीने का अधिकार है। क्लियर? जो सीधा सा मतलब है इसका यही है। ऊपर से आगे है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है प्रोफेशनल लिबर्टी। प्रोफेशनल लिबर्टी, भाई मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, क्यों पहनी है? कोई मुझे रोक सकता है? जी नहीं। मैं फोन पे किससे क्या बात कर रहा हूं, वो मेरी निजता का अधिकार है। मैं कहां जाऊंगा, मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा या ब्रिटेन घूमने जाऊंगा, कहां जाऊंगा, ये मेरा अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। तो इसके तहत तमाम ऐसी बातें हैं जो आपकी भौतिक बातें हैं, जो आपकी प्रोफेशनल हैं, वह आपकी स्वतंत्रता है। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि हर आदमी पीला टी शर्ट पहनेगा। जी नहीं, कतई नहीं। मेरा काला पहनने का मन है, मैं काला ही पहनूंगा। मेरा काला पहनने का मन है तो मैं काला पहनूंगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो कहने का मतलब है कि आपको दाल चावल पसंद है तो आप दाल चावल खाइए। सरकार आपको जबरदस्ती रोटी नहीं खिला सकती कि राष्ट्रपति का अध्यादेश आया है कि आज से हर आदमी रोटी खाएगा, चावल खाना बंद। कतई नहीं। आपको रोटी पसंद है, रोटी खाइए, चावल पसंद है, चावल खाइए, क्योंकि आपको दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ओके, इसी के तहत एक चीज और जोड़ी गई, आर्टिकल 21A, 21A जोड़ा गया। ठीक, वो जोड़ा गया सन 2002 में। कब जोड़ा गया? सन 2002 में। और इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन करना पड़ा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संवैधानिक संशोधन इसे आप कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संवैधानिक संशोधन। और ये किया गया कब? 2002 में। और इसमें क्या जोड़ा गया? RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसे आप कहेंगे शिक्षा का अधिकार। क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार आप कहेंगे इसे। तो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। और इसमें क्या व्यवस्था बनाई गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। क्लियर? तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या दिया गया? RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ओके, आगे चलते हैं आर्टिकल 22 पर, जिसमें बताया गया है गिरफ्तारी से रोक। क्या बताया गया है? गिरफ्तारी से रोक। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी से रोक। गिरफ्तारी से रोक। तो भाई गिरफ्तारी से रोक का क्या मतलब है? यहां पर 3 बातें मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1 कि बिना कारण के किसी व्यक्ति को निरुद्ध या गिरफ्तार, निरुद्ध मतलब उसे कहीं पर रोक देना, कहीं पर बंद कर देना, इसको कहा जाता है निरोध या गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के साथ साथ एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, निरोध। निरोध मतलब होता है रोक देना। क्या इसका मतलब है? रोक देना। तो किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पर बिना किसी कारण के न तो रोका जा सकता है और ना ही अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार आपका कहता है कि बिना अपराध के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर शक के बिना पर या किसी बेस पर उसे गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया गया है, रोका गया है, तो यहां नियम है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी अपने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अपराधी है या नहीं इसकी जांच करना किसी व्यक्ति विशेष
या सरकार का काम नहीं है, बल्कि यह काम किसका है? यह काम है न्यायपालिका का। इसीलिए 24 घंटे के अंदर उसे जिस अपराध में अरेस्ट किया गया है, रोका गया है, उसके साथ आपको न्यायपालिका के सामने हाजिर करना होगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी शत्रु देश के नागरिक को यह मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है। किसी भी शत्रु, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति ने अरेस्ट किया है या सरकार ने अरेस्ट किया है या पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो शत्रु देश के नागरिकों के लिए यह अधिकार वैलिड नहीं है। 22 हो गया। तो यहां पर आपका जो है आर्टिकल 22 कंप्लीट हुआ, जिसके द्वारा आपका दूसरा मौलिक अधिकार कंप्लीट होता है। ठीक, दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा था? राइट टू फ्रीडम। ठीक, अब आते हैं इसके आगे अनुच्छेद 23 और 24 पर, आर्टिकल 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 और 24 में है क्या? 23 और 24 इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, आप लोग अक्सर देखते होंगे YouTube वगैरह पे तमाम ऐसे वीडियो भी आते हैं। इसके साथ साथ आपके अगल बगल भी ऐसी सोसाइटी होगी कि जो पावरफुल व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है, जबरदस्ती उससे काम कराता है, मारता है, तमाम प्रकार से उसका मानसिक, आर्थिक या सामाजिक शोषण करता है। जबकि संविधान इसके लिए मना करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? इसके दो आधार बताए गए। आर्टिकल 23 बताता है कि बलात् श्रम पर प्रतिबंध। क्या है? बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब है बलपूर्वक कार्य कराना, मतलब जबरदस्ती कार्य कराना। इसे आप कहेंगे प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। क्या है ये? फोर्स लेबर। तो फोर्स लेबर पर प्रतिबंध लगाया गया है, बलात् श्रम पर निषेध इसे आप कहेंगे प्रोहिबिशन, निषेध या रोक, इसे आप रोक भी कह सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। आप दुकान पे गए नाई की बाल कटाने के लिए, अगर नाई की इच्छा नहीं है बाल काटने की, तो उससे आप जबरदस्ती अपना बाल नहीं कटवा सकते। वह स्वतंत्र है, चाहे काटे और चाहे न काटे। तो बलपूर्वक किसी व्यक्ति से आप कार्य नहीं करा सकते, यह अनुच्छेद 23 बताता है। आगे चलते हैं आर्टिकल 24 पर। ठीक, आर्टिकल 24 में बताया गया है कि बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। नियोजन मतलब नौकरी पर रखना या काम पर रखना। कैसा नियोजन? खतरनाक नियोजन। नियोजन हर प्रकार का नहीं प्रतिबंधित है। कैसा नियोजन? खतरनाक नियोजन, कारखाने वगैरह में। तो इसके लिए बाल श्रम उन्मूलन नियम पारित किया गया। बाल श्रम उन्मूलन नियम आपका आया 1986 में और इसमें सुधार होते चले गए। और पहले क्या था कि ये खतरनाक स्थल मतलब कारखाना। क्या था? कारखाना में। अब इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक, 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी ऐसी जगह नियोजित नहीं हो सकते जो खतरनाक हो। और उसके तहत कारखाना या बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 1986 में जो कानून बनाया गया है, बाल श्रम अधिनियम है ये, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम। इसके द्वारा जो कानून बनाया गया है, इसमें 13 ऐसे क्षेत्र हैं, 13 ऐसे व्यवसाय बताए गए हैं जिनमें बालकों का नियोजन प्रतिबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा भारत में कितने मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, एक निकाल दिया गया संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब बचे कितने? 6 संपत्ति का अधिकार निकला। तो कहां गया? अनुच्छेद 300 का के तहत जिसे विधि अधिकार बना दिया गया, लीगल अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो फिर कल कितने मौलिक अधिकार बचे? 6 बचे। 6 में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? 14 से 18 समता का अधिकार या समानता का अधिकार, 19 से 22 ये है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 अल्पसंख्यकों का यह अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और लास्ट में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लोग इस सेक्शन में हमने कितना कवर किया? हमने इस सेक्शन में कवर किया अनुच्छेद 14 से 18, 12-13 आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया मैंने, और 14 से 18 के बाद 19 से 22 और 23-24। ओके,
इसके आगे के लेक्चर में हम लोग इसी को और कंप्लीट कर रहा हूं, और हम लोग पढ़ रहे क्या इसमें, मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार। तो इसे मैंने पहले सेक्शन में पढ़ाया, फर्स्ट लेसन में इसका इतिहास। क्या पढ़ा था आपने, इतिहास पढ़ा। इतिहास के बाद सेकंड सेशन में आपने क्या पढ़ा, मौलिक अधिकारों के विषय में कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार आपके पास हैं, और इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 मौलिक अधिकार आपने पढ़ लिए। ये 3 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे, एक था आपका समता का अधिकार या समानता का अधिकार। क्या पढ़ा था आपने, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आपने पढ़ा 14 से 18, ठीक। दूसरा आपने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और तीसरा आपने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो था अनुच्छेद 23 और 24। तो ये सेक्शन हम लोग इतने पर पहुंचे थे। हमको इसी के आगे चलना है, ठीक। तो आपका चौथा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, और अनुच्छेद 25 के 24 के आगे 25 से स्टार्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है, हमने क्या बताया था, कौन बताएगा इसे, ठीक। कोई कमेंट करेगा इस पर, नहीं। चलिए, आर्टिकल 25 टू 28 तक क्या बताया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। काहे का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धर्म के आधार पर आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिस धर्म को अपनाएं, माने, प्रचार करें, उसकी उपासना करें, इसी प्रकार की बातचीत होंगी यहाँ पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो यहाँ कहाँ से है, 25 से लेकर 28 तक है। तो इसके एक एक आर्टिकल पर देखते हैं कि क्या है। अनुच्छेद 25 में क्या है, और 26 में क्या है, 27 में क्या है, और 28 में क्या है, ठीक। आर्टिकल 25 सबसे पहले आता है 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण, ठीक, कह रहे हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या मतलब है, ठीक। अंतःकरण की स्वतंत्रता आप इसको कहेंगे इंग्लिश में फ्रीडम ऑफ कॉन्सिस्टेंस, ठीक। तो अंतःकरण मतलब किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, अगर इस्लाम स्वीकार करना चाहते हैं, उसकी उपासना करना चाहते हैं, इस्लाम की मान्यताओं का पालन करना चाहते हैं, या इस्लाम धर्म के हैं और हिंदू धर्म की मान्यताओं का पालन करना चाहते हैं, या किसी अन्य धर्म की मान्यताओं का पालन करना चाहते हैं, उसे अंतरात्मा से स्वीकार करना चाहते हैं, तो आप पर कोई भी सरकार या संस्था प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ठीक। तो यह अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, संचरण करने और उसके मान्यताओं को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 26 पे, क्या आर्टिकल 26 पे, या हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल्स पर। आर्टिकल 25 हुई, अब आते हैं आर्टिकल 26 पर। तो अनुच्छेद 26 में क्या है, ठीक, कोई बता सकता है इसे। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। जैसे हम लोग यहाँ तमाम ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक प्रबंधन होते हैं, जैसे आपके रामलीला हो गई, क्या है, धार्मिक प्रबंधन। सीधा लिखें आप इसे, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक। तो धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता की अगर आप बात करते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ रामलीला होती है, या मुस्लिम समुदाय में तमाम ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं, तमाम ऐसे जैसे ईद का प्रोग्राम है, मिलन समारोह है, इस टाइप की योजनाएं जो बनाई जाती हैं और इनका जो प्रबंध किया जाता है, इसमें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंध कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसको संचालित कर सकता है, मंदिर बनवा सकता है, मस्जिद बनवा सकता है, गुरुद्वारा बनवा सकता है, चर्च बनवा सकता है और धार्मिक आयोजन कर सकता है, ठीक। तो धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अब आते हैं आर्टिकल 27 पे, अनुच्छेद 27 पर, कि अनुच्छेद 27 में क्या क्या दिया गया है, ठीक। तो अनुच्छेद 27 में दिया गया है कि धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि में जो धन व्यय किया जाएगा वह कर के दायरे से मुक्त होगा, ठीक। क्या है, धार्मिक अभिवृद्धि में
धार्मिक अभिवृद्धि। क्या है? धार्मिक अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में जो धन व्यय किया जाएगा, अभिवृद्धि में किए गए व्यय में करों से छूट। क्या है? करों से छूट। तो यदि आपने धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में कोई भी व्यय किया है, किसी भी प्रकार का व्यय आपने किया है, तो वह क्या होगा? टैक्सेशन के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उस पर किसी भी प्रकार के कर की वसूली नहीं की जाएगी। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 पर। आर्टिकल 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि यदि किसी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक कार्यकलाप या क्रिया कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें उपस्थित होने के लिए किसी भी बच्चे को जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जाता। प्राय एक एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे हमारे यहाँ सरस्वती विद्यालय चलता है, सरस्वती विद्यालय में जो है सरस्वती पूजा कराई जाती है, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और सरस्वती विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इस्लाम जो है मूर्ति पूजा को निषिद्ध करता है, रोकता है। तो इस्लाम धर्म को मानने वाला बच्चा अगर उस सरस्वती पूजा में प्रतिभाग नहीं करता, तो उसे कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, बल्कि वह क्या है? स्वतंत्र है, चाहे पूजा में सम्मिलित हो चाहे वो न हो, इसे इस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। ओके, तो क्या है? धार्मिक कार्यों शिक्षण संस्थाओं में क्या है? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक, तो यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 28 के द्वारा। तो फिर से रिपीट करते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ जो है रिलीजन से संबंधित है ये। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने अडॉप्ट करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। ठीक, और धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, और धार्मिक अभिवृद्धि में किए गए व्यय पर अगर कोई करों से छूट है तो अनुच्छेद 27 में इसकी व्यवस्था है। और अनुच्छेद 28 बताता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने की छूट है, अगर आप चाहें तो उपस्थित हो और ना चाहें तो उपस्थित न हो। क्लियर? तो ये रहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 28 तक आ गए हम, इसके आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ओके गाइस, आगे चलते हैं अनुच्छेद 29 और 30 पर। आर्टिकल 29 और 30 की बात हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 29 और 30, इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या नाम दिया गया है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति मतलब कल्चर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। बेसिकली मूल मोटो इसका क्या रहा? देखिए, यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बनाया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। कारण उसका यह होता है कि यदि किसी समाज में कुछ वर्ग अल्पसंख्यक के रूप में रह रहा है, तो प्रायः देखा जाता है कि बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन कर दिया जाता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने पहले से ही इस बात को ध्यान में रखा और इस तथ्य को डाला कि यदि कोई बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक की मान्यताओं और संस्कृतियों को प्रभावित करना चाहता है तो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके लिए उन्हें विशेष अधिकार की व्यवस्था की गई है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके तहत दो बातें बनाई गई, अनुच्छेद 29 और 30। ठीक, तो अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30, ये आर्टिकल 29 था और ये आर्टिकल 30 में बताया गया है कि यदि अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो अपने लिए विशेष शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है,
तो और उसके प्रशासन और प्रबंधन का भी अधिकार उसी अल्पसंख्यक समुदाय या व्यक्ति के पास होगा। तो यहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं, क्या था, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और साथ साथ स्थापना के साथ साथ प्रशासन और प्रबंधन, प्रशासन और प्रबंधन की स्वतंत्रता ये प्रदान की गई है अल्पसंख्यक वर्ग को कि वो चाहे तो अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन और प्रबंधन कर सकते हैं। भारत में जैसे मदरसे बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 30 और 29 के अनुपालन में ही बनाए गए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा उन्हें यह अधिकार प्रदान किया गया है। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं इसी में अनुच्छेद 31 को भी डिस्कस कर सकते हैं। आर्टिकल 31, ठीक, आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। क्या किया गया था, संपत्ति का अधिकार, जिसे मैंने बार बार बताया कि अब यह संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार कब, 1978 में 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसे आर्टिकल 300A 300 का के तहत क्या बना दिया गया, 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या हो गया, अब ये कानूनी अधिकार हो गया, लीगल राइट हो गया। दैट इज नॉट फंडामेंटल राइट, ये अब क्या है, लीगल राइट है। ओके, तो 29 अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है ये संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 में अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन और प्रबंधन का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का, और 31 में संपत्ति का अधिकार था जो अब नहीं रहा, अब वो 1978 से ही निकाल दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वो हो गया है एक कानूनी अधिकार। ओके, अब चलते हैं हम लोग इस टोटल मौलिक अधिकारों के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, वो है अनुच्छेद 32, क्योंकि उसके विषय में कभी कभी क्वेश्चन अलग से बनते हैं। अनुच्छेद 32 जो है वो तो उसके प्रावधान हम बताएंगे ही कि क्या है उसमें। तो अनुच्छेद 32 जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार आप कब कराते हैं, उपचार व्यक्ति तभी कराता है जब वो बीमार होता है। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों का उपचार कब होगा, जब वो बीमार होंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आर्टिकल 13, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 13 आपको क्या देता है, आर्टिकल 13 बताता है कि यदि मौलिक अधिकारों पे कोई समस्या आती है तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायपालिका को उसका संरक्षक माना गया। क्या माना गया है कि न्यायपालिका उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, उन्हें बचाएगी, उनका हनन नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रावधान किया गया था आर्टिकल 13 में, ये हमने पहले ही बताया आपको। अब न्यायपालिका अगर उसका बचाव करेगी तो क्या जज साहब वहां सुप्रीम कोर्ट से उठ के चले आएंगे हमारे आपके घर? जी नहीं, वो हमारे आपके घर नहीं आएंगे। ठीक, वो क्या करेंगे, वहां से कोई ना कोई आदेश जारी करेंगे। वहां से जब वो कोई आदेश जारी करेंगे तो उसे आप कहेंगे रिट। क्या कहेंगे, तो इस अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत क्या व्यवस्था बताई गई है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बनाया गया है और इसका डॉक्टर है न्यायपालिका। कौन है, न्यायपालिका इसकी डॉक्टर है, इसका इलाज वही करती है और जब इलाज करेगी तो कोई ना कोई इंजेक्शन टैबलेट तो देंगे ही डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब क्या देते हैं, 5 प्रकार के दवाएं देते हैं जिन्हें 5 प्रकार की रिटें कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार की रिटें न्यायपालिका के द्वारा दी जाती हैं, जैसा अनुच्छेद 13 में पहले ही मैं बता चुका हूं। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी इसका इलाज करती है और हाई कोर्ट भी इसका इलाज करती है, मतलब ये भी रिट जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिला है आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट को यही अधिकार मिला है आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर।
तो सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत। तो ये 5 प्रकार की रीटें क्या है और उनका क्या क्या मतलब है, इसे जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछी जाती हैं। तो पहली रीट इसमें 5 रीटों में है, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, इसे कहा जाता है, कभी कभी वो इंग्लिश को हिंदी में लिखते हैं, इसे कहा जाता है हैबियस कार्पस। क्या कहा जाएगा? हैबियस कार्पस। इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना। मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी ने बंदी बनाया है, किसी व्यक्ति ने या किसी प्रशासन ने, पुलिस वालों ने या किसी ने बंदी बनाया है, तो न्यायपालिका उसे आदेश देती है कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसे सशरीर हमारे सामने उपस्थित करिए। क्लियर? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब। दूसरी है रिट, वो है परमादेश। क्या है? परमादेश। ठीक, मैग्नमस इसे कहा जाता है इंग्लिश में, परमादेश। परम आदेश, सबसे बड़ा वाला आदेश। ठीक, जी हां, यह सबसे बड़ा वाला आदेश है भी, क्योंकि यह आदेश दिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। और क्यों दिया जाता है ये बता देते हैं। जब कोई लोक सेवक अपना कार्य ना करे, जब कोई लोक सेवक अपना कार्य ना करे, तो उस लोक सेवक को बाध्य करती है ये रीट। यह आदेश आता है कोर्ट से कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो ध्यान देने की बात है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट तो एक आम आदमी के विरुद्ध भी आ सकती है। आप भी किसी को बंदी बनाए तो न्यायपालिका लिख के भेजेगी छोड़ियों ने, और लोक सेवकों के विरुद्ध भी आती है, मतलब प्रशासन के विरुद्ध भी आती है। लेकिन परमादेश की रीट सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के विरुद्ध आती है, लोक सेवकों के विरुद्ध आती है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए। ओके, तो ये है हैबियस कार्पस और ये है मैंडमस। अब तीसरी की चर्चा कर लेते हैं। तीसरी रीट है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा कहते हैं इसे। अधिकार परीक्षा को अगर कह लीजिए कि अधिकार पूछा। अधिकार पूछा, किसने पूछा? न्यायपालिका ने पूछा। किससे पूछा? एक लोक सेवक से, कि तुमने किस अधिकार से काम किया। तो इसका मतलब होता है किस अधिकार से। क्या मतलब है? किस अधिकार से। तो किस अधिकार से का मतलब है कि आपने जो कार्य किया है, जो आदेश दिया है या जो एक्टिव कराना चाह रहे हैं, वो किस अधिकार से कराना चाह रहे हैं। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर अगर सेल टैक्स की नोटिस भेजे, तो न्यायपालिका अगर आप जाएंगे तो न्यायपालिका से, इनकम टैक्स वाले से पूछेगा नहीं कि आपने सेल टैक्स की नोटिस कैसे भेजी। तो यदि कोई लोक सेवक अपने अधिकारों की सीमा को लांघ जाता है, वो अपने पावर के अतिरिक्त कार्य करने लगता है, तो न्यायपालिका उससे पूछती है कि किस अधिकार से आपने यह कार्य किया। इसे कहा जाता है क्यो वारंटो। क्या कहा जाएगा? क्यो वारंटो। इसे क्यो वारंटो, फिर से एक बात कहते हैं, हैबियस कार्पस, मैंडमस और क्यो वारंटो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं चौथी रीट पर। तो चौथी रीट क्या है? चौथी रीट को कहते हैं उत्प्रेषण। क्या कहेंगे? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। और पांचवी है प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। ठीक, यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों रीटें किसी लोक सेवक या नागरिक के विरुद्ध नहीं जाती, बल्कि यह अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आती है। किसके लिए? अधीनस्थ लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, ये अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी की जाती है। और किसके द्वारा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लोअर कोर्ट के लिए नीटे जारी की जाती है। और क्यों जारी की जाती हैं? जारी इसलिए की जाती हैं कि इन दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। अलग महत्व उत्प्रेषण क्या क्या है? उत्प्रेषण का मतलब अगर जानिए तो व्यवहारिक भाषा में कह लेते हैं अवशोषण करना, सोख लेना। ठीक, जब भी कोई ऐसा मुकदमा होता है जो व्यवहारिक महत्व का हो जाए, सार्वजनिक महत्व का हो जाए या संवैधानिक महत्व का हो जाए, और उस मुकदमे की सुनवाई की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय में ही हो। ठीक, जैसे निर्भया कांड को ले लीजिए, तो निर्भया कांड मुकदमे की सुनवाई का अधिकार जो है ये फजलगंज या दिल्ली में जिस अदालत में हुआ था, जिस जिला न्यायालय में हुआ था, वहीं पर इसका अधिकार बनता था। लेकिन ये व्यापक महत्व का हो गया, मीडिया ने इसे व्यापक महत्व दिया और यह संवैधानिक मुद्दा बन गया कि इसके लिए कुछ कठोर कानून बनना चाहिए। बाद में वर्मा समिति का गठन भी हुआ, कानून भी बनाए गए। तो उसे क्या किया था? दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे उत्प्रेषण के द्वारा अपने पास मंगा लिया था। ठीक, दूसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध
का मतलब होता है मना करना, रोकना। प्रतिषेध को कहेंगे मना करना। क्या है इसका मतलब? मना करना। होता क्या है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकल जाए, कहां? अधिकार क्षेत्र के बाहर निकल जाए, और जैसे किसी न्यायालय की अधिकारिता है, मान लीजिए 10 लाख तक के मुकदमे की सुनवाई करना, और वह न्यायालय, वह न्यायाधीश 1 करोड़ रुपए तक के मुकदमे की सुनवाई करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे आदेश देता है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कि आप रुक जाइए, आप इस मुकदमे की सुनवाई मत करिए और पूरे दस्तावेज को कहां भेज दीजिए? जहां से आदेश आया। ठीक, तो एक बार मैं फिर इसे रिपीट करता हूं। ठीक, और ये 5 रीटें हैं। 5 रीटों का मतलब बताएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को सशरीर उपस्थित करना, फिजिकली प्रेजेंट करना। परमादेश मतलब हमारा आदेश, ठीक, मतलब न्यायालय का आदेश, अपने कर्तव्य का पालन करिए। और अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार पूछा, मतलब किस अधिकार से आपने कार्य किया। ये रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक सेवकों के विरुद्ध भी जारी होती है और साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी जारी हो सकती है, लेकिन परमादेश और अधीनस्थ की अधिकार परीक्षा ये दोनों सिर्फ और सिर्फ लोक सेवकों के विरुद्ध, और उत्प्रेषण और प्रतिषेध सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के बाद आपका फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कंप्लीट हुआ, और हम लोग अगले चैप्टर में, अगले लेसन में आगे के चैप्टर्स पे डिस्कस करेंगे और फिर इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, री अगेन, गुड मॉर्निंग, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बट एक रिक्वेस्ट ये कि कमेंट जरूर करिएगा, साथ साथ इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड डे।